हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़े थे, पूरा डिटेल डिस्कशन किए थे और फैराडे का फर्स्ट लॉ हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और सेकेंड लॉ भी हम पढ़ेंगे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। क्या है ये सेकेंड लॉ, उस समझिए यहाँ पर ध्यान से हम क्या बता रहे हैं सब, ठीक है। देखो यहाँ पर इस फिगर को देखिए अब ध्यान से, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि दो कंटेनर लिया गया है, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। इस कंटेनर में हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिए। इस सॉल्यूशन इसमें क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया गया, ठीक है। इस कंटेनर में क्या किए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए, यानी दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक में सिल्वर नाइट्रेट का और एक में कॉपर सल्फेट का, ठीक है। दिख रहा है आपको। दूसरा काम क्या किए कि इस सॉल्यूशन में दो रॉड डाला गया है। अब देख रहे हैं दो रॉड डाला हुआ है, इस सॉल्यूशन में भी दो रॉड डाला गया है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इंटरेस्टिंग चीज है कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो रॉड जो इसमें डाला गया है वो सिल्वर का रॉड है, सिल्वर रॉड, यानी सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड डाला गया है। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर का रॉड और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर का रॉड डाला हुआ है, जबकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड है। ये भी रॉड कॉपर का, ये भी कॉपर का ही है। इसमें भी ये सिल्वर का रॉड है, ये सिल्वर का रॉड है। दिख रहा है आपको। चलिए अब इसमें से क्या किया गया कि एक रॉड को हमने डीसी से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। यहाँ देखिए डीसी लिखा ऊपर में, ठीक है। और एक को कनेक्ट कर दिया यहाँ, तो एक जिसको पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया गया है, हम पीछे पढ़े हैं, उसको क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जिस रॉड को कनेक्ट किया गया है वो है एनोड, ठीक है। और बैटरी के नेगेटिव पोल से जिसको कनेक्ट किया गया है वो है कैथोड। यानी कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, जिस पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। ये वाली बातें जानते हैं। तो पॉजिटिव पोल्स जिसको जोड़े पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव पोल्स जोड़े नेगेटिवली चार्ज, ये एनोड ये कैथोड, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, उस पर रिडक्शन होगा। और बीच में आप देख रहे हैं रॉड जो है, इसको भी वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी ये दो सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये एनोड होगा, तो ये जो होगा ये कैथोड होगा, ठीक है। और ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। आप यहाँ देखिए एनोड कैथोड मैंने लिख दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। एक हाफ सेल है इधर, उसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर का रॉड है। इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर का रॉड है। एक रॉड को इधर जोड़ दिए बैटरी से, इसको जोड़ दिए, ये एनोड है। पॉजिटिव पोल्स जोड़े वो एनोड का लाया, नेगेटिव पोल्स जोड़े कैथोड का लाया। तो जो उसमें रॉड बच गया उसका अपोजिट होगा वो। ये अगर एनोड है ये कैथोड, ये कैथोड है ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। इस प्रकार से दो यहाँ पर हाफ सेल, इसको हाफ सेल बोलते हैं, वो भी हाफ सेल है, यानी दो हाफ सेल एक साथ सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर फैराडे क्या बताया, फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ना है जो इसी पर बेस्ड है, अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। चूंकि दोनों सेल एक ही बैटरी से कनेक्ट है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराया जाएगा वो दोनों में सेम अमाउंट में जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ आई जो होगा ये दोनों हाफ सेल के लिए सेम होगा और टी भी दोनों हाफ सेल के लिए सेम होगा, है ना। ऐसा थोड़ा ना है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे 20 सेकेंड तक, इसमें जाएगा 20 सेकेंड, इसमें जाएगा 10 सेकेंड, ऐसा तो होगा नहीं। बात को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट है और उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें हम दे रहे हैं, बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो सीधी सी बात है कि दोनों सेल में सेम करंट फ्लो होगा, सेम टाइम तक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि करंट फ्लो होगा तो इसमें 20 सेकेंड जाएगा तो उसमें 5 सेकेंड जाएगा, ये गलत है। दोनों में इक्वल टाइम जाएगा, ठीक है।
आई भी सेम होगा, टी भी सेम होगा। तो जितना आई और टी सेम होगा तो सीधी सी बात है दोनों में चार्ज सेम फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, तो इसमें जितना I आया है, जितने समय तक के लिए आया है, इसमें जितने एम्पियर का करंट जितने समय तक आया है, तो सीधी सी बात है दोनों के लिए I T सेम है, तो Q भी दोनों में सेम जाएगा, चार्ज दोनों में सेम फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ फैराडे ये कहना चाहता है कि जब कोई सेल सीरीज में कनेक्ट हो और उसमें जब हम चार्ज फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराया जाएगा, तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि इस पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ठीक है, यानी ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव आयन जो होगा इस पर आके जमा होगा, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें भी होगा, है ना, जो एनोड है उस पर नेगेटिव आयन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आयन जाएगा। ठीक है, और ये बात समझ में क्लियरली, इस चीज को समझिए। तो ये इधर गया उधर गया, ठीक है, यहां भी इसी तरह का हुआ, तो इस एनोड पर कुछ ना कुछ तो जमा होगा डिस्चार्ज होकर के, जैसा कि पीछे पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यहां भी ये डिस्चार्ज होकर इस पर डिपॉजिट होगा, यहां पे डिस्चार्ज होकर डिपॉजिट होगा, यहां पे डिस्चार्ज होकर डिपॉजिट होगा। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह अमाउंट जो होगा उस सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ, कि जब कोई सेल सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्शन से जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो इसमें यह समझना है कि सेम टाइम के लिए सेम एम्पियर का करंट दोनों में फ्लो होगा, यानी सेम चार्ज फ्लो होगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, सेम चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो जब सेम चार्ज फ्लो होगा दोनों में, तो दोनों में जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह अमाउंट उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस क्या हुआ, यहाँ पर इस पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर सिल्वर जमा होता है, मान लेते हैं इस पर अगर मान लेते हैं कॉपर जमा होता है, तो कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कॉपर के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिल्वर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, वो सिल्वर के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सेम करंट फ्लो कराते हैं सेम टाइम के लिए तो सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है, सेम अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा, निर्भर करता है इक्विवेलेंट मास पर। मान लो जैसे कॉपर का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, उसका वैलेंसी अगर हम 2 मानते हैं तो आधा कर दीजिए, 1 मानते हैं अगर वैलेंसी कॉपर का तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1 ही मानते हैं, चलिए कॉपर का वैलेंसी 1 है, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, यानी 63.5 बाय 1, 63.5 रह गया। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकालिए, तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108, 108, और सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है। हमेशा देखते हैं जैसे AgCl, तो Ag का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1। ठीक है, तो Ag का सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 108 बाय 1, यानी इक्विवेलेंट मास 108 रह गया। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना है 63.5, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना है 108। तो सिल्वर का चूंकि इक्विवेलेंट मास ज्यादा है कॉपर की तुलना में, इसका मतलब है कि सिल्वर का ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा यहाँ। ठीक है, यानी जिसका भी हम रॉड लेंगे, जिसका भी हम सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो जो वो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होता होगा। 2 सब्सटेंस यहाँ पर है, सिल्वर और कॉपर को डिपॉजिट होना है, तो कॉपर और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकालिए, सिल्वर का 108, कॉपर का 63.5, तो सिल्वर का चूंकि इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, तो सीधी सी बात है अगर सेम चार्ज फ्लो कराएंगे तो सिल्वर ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट होगा। क्लियर है, बस यही है फैराडे का सेकेंड लॉ जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम अभी और डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, पहले यहाँ समझिए क्या लिखे है। When the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series, साफ साफ है कि जब हम लोग सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास कराते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन से, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, दोनों में अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दोनों सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं तो जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, जो भी मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, वह उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पढ़िए,
द मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है। आप इसको जल्दी से खींच लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, हम लोग समझेंगे कि किस पोल पर क्या डिपॉजिट होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अभी जस्ट 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पीछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा एग्जांपल्स बहुत सारा पढ़ाया है, और वहां पर 25 एलिमेंट्स का हमने वहां पर एक सीरीज बनाया था। उसकी मदद से यहाँ फिर से पता कर लेंगे हम लोग कि कौन यहाँ डिपॉजिट होने वाला है। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं इधर, ठीक है, ये हाफ सेल का बाईं तरफ लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये टूटेगा, किसमें टूटेगा सिल्वर नाइट्रेट? Ag प्लस NO3 माइनस में, ठीक है। और ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, AgNO3 टूटा हुआ है और सिल्वर का ही रॉड है। तो अब समझिए यहाँ पर कि इसको हम 2 भाग में अगर बांट ले, इधर हो जाएगा एनोड, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर होता है ऑक्सीडेशन। इधर मान लीजिए कैथोड, जो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर होता है रिडक्शन। क्लियर है, इतना बात हम जानते हैं। अब पॉजिटिव पोल पर कौन जाएगा? नेगेटिव आयन, यानी NO3 माइनस। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा। और चूंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जिसका सॉल्यूशन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर का ही रॉड इसमें है, ठीक है। तो सिल्वर का रॉड भी यहाँ उपस्थित है इस सॉल्यूशन में। तो हो सकता है कि नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो, वाटर का ऑक्सीडेशन हो, या खुद जो सिल्वर का रॉड है उसी का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाए। तीनों संभावना है, यहां पर हम तीनों लेंगे, है ना, तीनों कंसीडर करेंगे। ऑक्सीडेशन तीनों का हो सकता है, चूंकि यहां पर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आता तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसका रिएक्शन नहीं होना है, न वो ऑक्सीडेशन दर्शाएगा न रिडक्शन दर्शाएगा। प्लेटिनम का लेकिन इलेक्ट्रोड यहाँ यूज नहीं किया गया है, यहाँ रॉड यूज किया गया है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर का, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का। तो ऐसी स्थिति में सिल्वर और जो कॉपर है उसका भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का संभावना है। इसलिए एनोड और कैथोड पर हम जिस रॉड को इस्तेमाल किए हैं उसको भी लिखेंगे। क्लियर है। अब इस तीनों में देखिए, सीरीज में जाइए और देखिए वहां पर किसका SRP कम है। इस तीनों में से SRP जिसका लो होगा वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। आप रट के देखिए, इस साइड 20 नंबर पर है, ये 22 नंबर पर है, ये शायद आपका 19 नंबर पर। देखिए तो सीरीज में लट करके पीछे कितने नंबर पर है, ये चेक कीजिए इसको। पीछे जाइए कॉपी में, वहां सीरीज लिखा हुआ है और SRP जिसका कम है, SRP का क्या ट्रेंड वहां लिखा है कम। SRP का जो वैल्यू था वो किस ट्रेंड में लिखा है हम लोग? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। उस हिसाब से कि ये ऊपर था लिखा हुआ, Ag पहले था, तब नाइट्रेट था, तब वाटर था। तो Ag का SRP कम, जिसका SRP कम होता है एनोड पर वही ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर Ag जो है ये खुद ऑक्सीडेशन शो करने लगेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा? Ag प्लस बनेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इसका क्या मतलब हुआ कि ये खुद जो है सॉल्यूशन में जाने लगेगा Ag प्लस बनके, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये जो रॉड है ना, ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। ये रॉड धीरे धीरे टूटने लगेगा, झरने लगेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये सिल्वर का रॉड जो था उस सिल्वर आयन में चेंज होकर के सॉल्यूशन में चला जाएगा और फिर सॉल्यूशन से चला जाएगा यहाँ, ठीक है। कैसे वो देखिए, अब कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर आयन मूव करेगा, Ag प्लस और H2O, ठीक है।
तो कैथोड पर आप क्या पढ़े, जिसका SRP ज्यादा होगा। यहाँ रिडक्शन होता है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन के केस में हम वाटर ऑक्सीडेशन वाला लेंगे, यानी जो आपको 22 नंबर पर लिखे थे सो यहाँ पर H2O हम लेंगे उस 7 नंबर वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के केस में हम रिडक्शन वाला वाटर लेंगे। तो रिडक्शन वाला वाटर देखिए 7 नंबर में लिखा हुआ है, और Ag आपका देखिए वहां पर से 19 नंबर में है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर Ag 19 नंबर में है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसका SRP ज्यादा होता है, जिसका SRP ज्यादा होगा वही रिड्यूस्ड होगा, है ना। दिख रहा है आप लोगों को, जिसका SRP ज्यादा होगा वही रिड्यूस्ड होगा। क्लियर है। चलिए, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो SRP बढ़ता है। तो H2O 7 नंबर पर है, यहाँ H2O 19 नंबर पर है, तो इसका SRP ज्यादा होगा। क्लियर, समझ लीजिए। यहाँ पर वाटर जो हम लिए हैं ऑक्सीडेशन वाला जो 22 नंबर पर है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर को ऑक्सीडेशन वाला लेंगे। यहाँ भी वाटर है, और हम जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो वाटर हम रिडक्शन वाला कंसीडर करेंगे। अब तब वहां कंपेयर करेंगे किसका SRP ज्यादा है किसका कम है। तो इस दोनों में तो Ag का SRP ज्यादा होगा, तो इसका मतलब रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा कि Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके Ag में चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर यहाँ से टूट रहा है, और इस पर आकर के सिल्वर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इस पर धीरे धीरे सिल्वर जो है जमा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, जितना ये टूटेगा उतना इस पर जमा होगा। तो कितना ये टूटा, कितना इस पर जमा हुआ, सिल्वर का कितना अमाउंट यहाँ डिकम्पोज हुआ, सिल्वर का कितना अमाउंट यहाँ डिपोजिट हुआ, ये किस पर निर्भर करेगा, सिल्वर के इक्विवेलेंट मास पर। ठीक है, यानी जिस भी सब्सटेंस का, जैसे सिल्वर का रॉड है, तो सिल्वर का अगर इक्विवेलेंट मास ज्यादा होता है उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। क्लियर है। इस तरह आइए, इधर देखिए, इधर भी चलिए हम 2 पार्ट बना देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को उधर, है ना। 2 पार्ट यहाँ बना देते हैं। एक तरफ लिखेंगे यहाँ एनोड है, इस पर जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। इधर आइए होता है कैथोड, ये नेगेटिव है, इस पर रिडक्शन होता है। सेम बात सोचिए यहाँ पर भी, सेम बात यहाँ पर भी आप सोचिए। मार्कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ, ये एनोड है, तो एनोड पर क्या होगा, क्या क्या गया है बताओ। तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट टूटा होगा कैसे, इसको ऊपर ले देते हैं, एनोड पढ़े लिख के यहाँ लिखना हम लोग। ठीक है, कि कॉपर सल्फेट जो है कैसे टूटा होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। दैट्स इट। तो यहाँ जो है इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आयन, यानी SO4 2 माइनस H2O होगा, और कॉपर का रॉड है तो कॉपर भी होगा। अब फिर चलिए सीरीज में और देखिए वहां पर किसका SRP इस तीनों में से कम है। देखिए सल्फेट आपको होगा नीचे 23 नंबर या 24 नंबर पर, वाटर हो गया आपका 22 नंबर पर, अब कॉपर देखिए ऊपर है, कॉपर का देखिए पोजीशन। तो इस तीनों में SRP कॉपर का कम है, SRP ऑफ कॉपर इज लोएस्ट, कम है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी Cu जो है ये ऑक्सीडेशन दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें चेंज हो जाएगा, Cu2 प्लस में। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ जो है कॉपर का जो रॉड है ये टूटने लगेगा, ये कॉपर का रॉड ही टूटने लगेगा, है ना, यानी इसी का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, यानी ये जो है Cu2 प्लस में चेंज होने लगा। ठीक है, और Cu+2 में चेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आयन है, ये तुरंत मूव करेगा कैथोड की तरफ, इस पर जाके क्या हो जाएगा, ये जमा होने लगेगा। Cu2 प्लस आयन उधर मूव किया, और इससे इलेक्ट्रॉन ले करके ये न्यूट्रलाइज होते चला जाएगा, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन ले करके न्यूट्रलाइज होते चला जाएगा, तो कॉपर उस पर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला इस पर क्या हुआ। सो इधर आइए क्या होगा कैथोड पर, कैथोड पर क्या गया, Cu2 प्लस और वाटर, ये तो 7 नंबर में है, और कॉपर देखिए आपको उसके नीचे है, कॉपर नीचे है,
यहाँ चूंकि रिडक्शन होता है तो वाटर हम रिडक्शन वाला लेंगे, कई बार ऐसे स्टोरी रिपीट किए हैं। यहाँ वाटर हम ऑक्सीडेशन वाला सोचेंगे जो 22 नंबर पर है, यहाँ वाटर हम 7 नंबर वाला लेंगे, रिडक्शन वाला केस वाला, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा, इसका SRP ज्यादा है, SRP ऑफ CO2 प्लस इज हाई, है ना। और हम कैथोड पर क्या जानते हैं, किसका रिडक्शन होता है, जिसका SRP ज्यादा होता है, जिसका SRP ज्यादा है उसी का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका SRP ज्यादा है तो रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा, यानी इस पर कॉपर आकर के जमा हो जाएगा, क्लियर है। सिल्वर यहाँ टूटेगा, सिल्वर जमा होगा, कॉपर यहाँ टूटेगा, कॉपर यहाँ जमा होगा, यानी दोनों हाफ सेल में एक ही चीज है कि इधर वाले हाफ सेल में जो बाईं तरफ लिखे हैं इस तरफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी सिल्वर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है इस पोल से और सिल्वर इस पर जाकर रिड्यूस्ड भी हो रहा है। तो जितना अमाउंट यहाँ ऑक्सीडाइज होगा उतना ही यहाँ रिड्यूस्ड होगा, यानी दोनों पर अमाउंट सेम होगा, जितना यहाँ टूटेगा उतना ही यहाँ इस पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर इस सिल्वर और कॉपर में से किसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, हम पहले ही समझा रहे थे सिल्वर का इक्विवेलेंट मास ज्यादा है। तो जब सेम करंट फ्लो कराएंगे सेम टाइम के लिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस पर ज्यादा सिल्वर जमा होगा, इस पर जो सिल्वर जमा होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा, कॉपर वहां कम जमा होगा, क्लियर है। अब देख रहे हैं यहाँ पर डार्कनेस का डेंसिटी बढ़ा दिया सिल्वर पर थोड़ा, इसका मतलब सिल्वर ज्यादा जमा हो रहा है अगर कॉपर कम जमा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने के लिए पता चल जाएगा आपको इस पर कौन जमा हो रहा है, क्यों जमा हो रहा है, और पीछे इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, उसी चीज को यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर फैराडे के सेकेंड लॉ जो भी यहाँ लिखा हुआ था इसको मिटाए हैं, इसको मैथमेटिकली यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ Ag यानी सिल्वर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag एंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर लिख सकते हैं। देखिए फैराडे का लॉ पढ़िए और देखिए उसको, यही होगा, देखिए अब यहाँ पर समझिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हम डिवाइड कर दें, है ना, या ऐसे समझिए कि वेट ऑफ Ag और वेट ऑफ कॉपर का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ हटाएंगे इस प्रोबेबिलिटी को, कांस्टेंट देंगे, यहाँ भी देंगे कांस्टेंट और डिवाइड कर दीजिए उसको, तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, है ना। ये हम लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। आधी बात समझ में, देखिए इस चीज को अच्छे ढंग से समझिए, यही रेशियो है फैराडे का सेकेंड लॉ, यही कहता है। हम यहाँ Ag उदाहरण लेकर चल रहा है सिल्वर को और कॉपर को, यहाँ पर इसके जगह पर कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी इसमें रॉड डाल सकते हैं, उसी को हम रिलेट करेंगे। यानी यहाँ ये नहीं कर रहा है सिल्वर कॉपर का रिलेशन है, ये तो उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं आपको। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले सकते हैं आप, यहाँ पर इधर भी लेना है उधर भी लेना है, दोनों सीरीज में कनेक्ट इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, रिलेट करना हमको कि जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होता है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो भी मेटल इस्तेमाल हुआ है रॉड, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा उसके इलेक्ट्रोड पर, यानी उस सब्सटेंस का ज्यादा अमाउंट ऑक्सीडाइज भी होगा, टूटेगा भी, और ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट भी होगा। जिसका इक्विवेलेंट मास कम होगा उसका रिडक्शन भी कम होगा, ऑक्सीडेशन भी कम होगा, रिडक्शन भी कम होगा, क्लियर है। और ये बात समझ में, नोट कीजिए सबसे पहले इस चीज को, ठीक है। अब इसको हमेशा नहीं समझिएगा, ये ई लिखा हुआ है,
है, और ये बस समझ में। अब देखिए कि जरा पीछे उलटिए, वहां एक फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं वेट निकालने का, है ना। वेट इक्वल टू क्या था, इक्विवेलेंट मास I इंटू टी बाय 96500 कूलम। अब उलट के देखिए फॉर्मूला, ये अगर सिल्वर का है तो यहाँ भी इक्विवेलेंट मास सिल्वर का बैठाएंगे, IT तो सेम होगा, यानी जो हम इसमें करंट फ्लो कराए जितने टाइम के लिए उतना ही करंट इसमें भी फ्लो हुआ है उतने ही टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर वेट ऑफ कॉपर की अगर बात करें हम तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर I इंटू टी बाय 96500। अब उसको डिवाइड कर दीजिए, आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यही आ जाएगा। IT कैंसिल, 96,500 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। इसको जब काट कूट करिएगा तो फिर तो ये यही आ जाएगा, है ना। पीछे इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। वेरिफिकेशन आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये रिलेशन है कि ये कहता है आपका फैराडे का सेकंड लॉ, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराया जाए दो सेल से जो सीरीज में कनेक्ट हो तो सेम चार्ज फ्लो होगा दोनों सेल में, लेकिन जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो सेम नहीं होगा। तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होता है उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता है। यह है फैराडे का सेकंड लॉ, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैराडे का सेकंड लॉ यहाँ पर फिनिश्ड है। अब इस दोनों का हम एक दो एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, जो एक दो फॉर्मूला आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो फैराडे का सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं फाइनली आपको DPP सेंड कर दूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन का लगभग दोनों लॉ मिला करके, है ना। आ रही बात समझ में। चलिए ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक्चुअली अभी लिखे हैं कि 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट को ही हम लोग इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं। जैसे 1 मोल को सब्सटेंस का मोलर मास कहा जाता है, यानी जो मोलर मास होता है उसको 1 मोल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इक्विवेलेंट मास को 1 इक्विवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से एग्जैक्ट 96,500 कूलम अगर हम फ्लो करा दे चार्ज को, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा या जो अमाउंट ऑक्सीडाइज होगा टूट करके आएगा वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए अभी जो यहाँ फिगर में बनाए थे, बड़ा सा रॉड था उसमें डाला हुआ सिल्वर का, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मान लीजिए फ्लो कराए 96,500 कूलम एग्जैक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ होगा सिल्वर का 108 ग्राम, और जो सामने इधर आकर के डिपॉजिट हुआ होगा सिल्वर के रॉड पर वो भी 108 ग्राम। इसी तरह कॉपर की अगर हम बात करें, और चूंकि हम जानते हैं अभी पढ़े हैं कि जो करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों में सेम जाएगा, तो 96,500 अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में फ्लो कराए हैं तो 96,500 कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में भी गया होगा। तो जहां 96,500 फ्लो कराने से सिल्वर 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, वही कहिए कि यहाँ पर फ्लो कराने से जो कॉपर का इक्विवेलेंट मास होता है, जो कि Cu पर 2+ था, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 था, तो 2 से डिवाइड, Cu पर 2+ थे तो बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास बाय बैलेंस फैक्टर। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 बाय 2, तो कितना हो गया 31.75। इसका मतलब है कि 96,500 कूलम फ्लो कराने से जहां सिल्वर का 108 ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा या उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा एनोड से, उसी तरह यहाँ पर दाहिनी तरफ वाले इलेक्ट्रोड में क्या हुआ होगा, जो उधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें कॉपर का 31.75 ग्राम ही जमा हुआ होगा, ठीक है। जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, सिल्वर का 108 था तो 108 जमा हुआ होगा, उधर 31.75 है तो 31.75 जमा हुआ होगा। वही यहाँ कहने का मतलब है कि 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम अगर हम फ्लो कराते हैं चार्ज को, तो ये फिक्स्ड है जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, चाहे इस तरफ सेल में हो या इधर वाले सेल में हो, वो उसके इक्विवेलेंट मास के ही बराबर होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए एक उदाहरण से मैंने समझाया था कल आपको, Ca2+ है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो Ca बनता है, यानी यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल प्रोड्यूस होता है,
तो 2 मोल मतलब क्या, 2 × 96500 कूलम्ब से यहाँ 40 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो 96500 कूलम्ब से क्या प्राप्त होगा, तो 40/2 है ना, इसका आधा किए तो इसका आधा आ जाएगा, ये जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, और 20 ग्राम कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। कैसे, तो अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम अगर निकालते हैं तो इस कैल्शियम का एटॉमिक मास में क्या करेंगे, वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, है ना। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 होता है। तो वैलेंसी कितना है इसका, 2, ये वैलेंसी से डिवाइड करेगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, वैलेंसी 2 हो गया, तो कितना आ गया, 20 ग्राम, है ना। ये 20 ग्राम क्या है, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ इस रिएक्शन में देखिए कि 2 × 96500 कूलम्ब से 40 ग्राम इसका प्राप्त होता है। 96,500 से कितना होगा, इसका आधा याद है, इसका आधा कर देंगे अमाउंट 20 ग्राम। तो इसका मतलब 20 ग्राम क्या है, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास है। तो इसका मतलब हुआ कि 96,500 ग्राम यानी 1 फैराडे से सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ही जमा होगा। सोडियम लेके देखिए, किसी का भी लेके देखिए, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, since 96500 coulomb of electricity produce equivalent mass of substance, equivalent mass of substance, therefore 1 कूलम्ब से अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 96500 कूलम्ब। ठीक है, तो आपको ये पता है इतना ग्राम हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हम ग्राम में निकालते हैं कि 1 कूलम्ब से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको हम जेड बोलते हैं, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप पीछे देखिए फैराडे के फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे, W = Z × Q। ठीक है, जब Q हमारा यहाँ 1 कूलम्ब होगा तो W = हो जाएगा Z। पढ़े थे पीछे इस चीज को, है ना। यहाँ 1 कूलम्ब से जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वही हमारा Z कहलाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं Z = क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का बाय 96500 कूलम्ब। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला Z निकालने का। यहाँ Z का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि तो उदाहरण समझते हो, है ना, कि मान लो अगर हमको Z ऑफ सिल्वर निकालना है, सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 बाय 96500। अगर हमको Z कॉपर का निकालना है, ठीक है, तो 31.75 बाय 96500 कूलम्ब। ठीक है, अगर हमको Z कैल्शियम का निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट मास 20 होता है बाय 96500। ठीक है, ये सब ग्राम में आएगा, इतना ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, डायरेक्ट इससे फॉर्मूला आ गया आपका। क्लियर है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि Z जो होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, उसका इक्विवेलेंट मास ऊपर बैठाएंगे और नीचे 96,500 कूलम्ब फिक्स्ड है। इक्विवेलेंट मास में अगर हम 96500 कूलम्ब से डिवाइड कर दे तो वो Z निकल जाता है। Z मतलब 1 कूलम्ब अगर फ्लो कराते हैं, 1 कूलम्ब मात्र, ठीक है, तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसी को Z बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कराने से जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ Z कैसे निकलता है, डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास में 96,500 से डिवाइड कर दिया करिए, इक्विवेलेंट मास में डिवाइड कर दिया करिए, उस एलिमेंट का और सब्सटेंस का Z निकलते चला जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए बच्चों, हम लोग एक चीज और, एक फार्मूला भी और सीखते हैं। ठीक है, कि मान लो कि Q कूलम्ब कुछ दिया हुआ है, x y z कुछ भी, Q कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स W ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मान लेते हैं
है ना, कि क्यू कुलम्ब, है ना, 50,000 कुलम्ब, 25,000 कुलम्ब, 10,000 कुलम्ब, 2 कुलम्ब, 5 कुलम्ब, कुछ भी हो, उतना फ्लो कराने से कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट हुआ होगा। क्लियर है? तो यही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि क्यू कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से अगर W ग्राम डिपॉजिट होता है, इसकी मदद से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, क्यू कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से W ग्राम डिपॉजिट होता है, मान लेते हैं, तो बताइए 96,500 कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होने से क्या हो जाएगा, W बाई Q इंटू 96,500 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 96,500 कुलम्ब मतलब 1 फैराडे। 96,500 कुलम्ब अगर हम फ्लो कराते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो तो इक्विवेलेंट मास कहलाता है। जस्ट पिछला फॉर्मूला पढ़े हम लोग, इक्विवेलेंट मास, है ना, कि 96,500 कुलम्ब से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट मास कहलाता है। देखिए लड़के, जस्ट पीछे हमने पढ़ाया है आपको। यहाँ मान लेते हैं कि किसी में क्यू कुलम्ब आपको दे देगा, है ना, मान लेते हैं कि 5,000 कुलम्ब फ्लो कराने से 20 ग्राम डिपॉजिट होता है ना, या 2 ग्राम डिपॉजिट होता है, कुछ भी, तो 96,500 से कितना हुआ होगा, जो भी हुआ होगा ना, वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर Q कुलम्ब से W ग्राम डिपॉजिट होता है ये पता रहेगा, तो उस गिवन मास में Q से डिवाइड करके 96,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो बॉक्सेज में लिखे हुए जितने भी फॉर्मूला हैं उस सब फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा, या तो पूरा मेथड जो हम बताए हैं सब मेथड अप्लाई करके सवाल बनाइए। सब डिराइव्ड ही है, एक्सपेरिमेंटल सब कुछ है, सब कुछ आपको पता है, सारे फॉर्मूला सबको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ही आप इसको अप्लाई कर करके सवाल पर बैठाइएगा। क्योंकि मैं आपको जो DPP अभी सेंड करने वाला हूँ उसमें फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा आपका। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर जानना जरूरी है, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जो उसमें फार्मूला सब पढ़ा है। फर्स्ट लॉ में भी कई सारा बॉक्सेस मैंने घेरा था, वो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है, वो सबको याद रखना जरूरी है, तो ये सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा भी।